दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीईआरटी की एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो। एनसीईआरटी सीरीज हमारी चल रही है, क्लास 6 को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और अब हम लोग यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में 2 चैप्टर्स हैं और उन पर हम लोग डिटेल में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने जो वीडियो एक देखा है उसमें हम लोगों ने यूनिट 1 को कवर किया था डिटेल में। अब हम लोग यूनिट 2 को करने जा रहे हैं। ये भी बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बस यही करना है कि आपको लगातार फीडबैक देते चले जाना है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी वाला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है। गवर्नमेंट हम लोगों को आज पढ़ना है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, किस तरीके से काम करती है और गवर्नमेंट आखिर होती क्या है, कितने तरीके की गवर्नमेंट हो सकती है। एनसीईआरटी में जो जो मेंशन्ड है वो सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। उसके बाद आने वाले वीडियोस में हम लोग लोकल गवर्नमेंट को पढ़ रहे होंगे और लिवलीहुड पर चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिविक्स हमारा खत्म होगा। तो आज ये दूसरा वीडियो, दूसरा सेशन रहने वाला है और कल इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यूनिट नंबर 3 पर आएंगे। इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा और हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी एनसीईआरटी जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है उसे हम लोग खत्म करेंगे। बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनते हुए चले जाएंगे। प्रियम्बल को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एनसीईआरटी के हर एक किताब में इसको लिखा हुआ है, एक एक शब्द आपका इसका याद होना चाहिए। यूनिट नंबर 2 जो है वो गवर्नमेंट के बारे में है। सरकार किस तरीके से होती है, किस तरीके से काम करती है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में व्यवस्थाएं कैसी होती हैं, अगर राजा तंत्र चला रहा है तो वहां पर व्यवस्थाएं कैसी होती हैं। ये सभी बिंदुओं पर चर्चा हमें इस टॉपिक में करनी होती है। ठीक है, गवर्नमेंट में हमें यह भी पता होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट हमारी हमारे भारत के हिसाब से अगर देखें तो हमारी लोकतांत्रिक है। यहाँ पर जनता की भी भागीदारी है, जनता को भी यहाँ पर केंद्र बिंदु में मान करके अपनी चीजों को करना होता है, उसके आधार पर सब कुछ होता है ना। तो गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर एक आधार माना जाएगा जिसके माध्यम से एक राज्य चल रहा है, क्योंकि अराजकता, हाँ, शॉर्ट टर्म में एक सोल्यूशन हो सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में अराजकता नहीं। हमें एक वेल फ्लेक्स्ड गवर्नमेंट की जरूरत होती है जिसके माध्यम से चीजें चलती हैं। गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली यहाँ पर किस तरीके से परिभाषित है, किस तरीके से डिफाइंड है, एक एक पॉइंट को आपको समझना है। इसमें जो चैप्टर नंबर 3 रहेगा यूनिट 2 का पहला चैप्टर जो रहेगा वो द गवर्नमेंट, व्हाट इज द गवर्नमेंट, हम लोग सरकार क्या है उस पर बात करेंगे, है ना। उसके बाद में फिर डेमोक्रेसी पर बात करेंगे, डेमोक्रेसी क्या है, किस तरीके से काम करती है, ये सारी चर्चाएं हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की बात सुने, है ना, सरकार ये है, सरकार निकम्मी है, सरकार काम नहीं कर रही, सरकार जो है वो हमारे हितों का ध्यान नहीं रख रही, सरकार रोजगार नहीं कर रही, हर एक चीज हम लोग जो क्लेम करते हैं वो किस पर करते हैं, सरकार पर करते हैं। सफाई नहीं है, सरकार जिम्मेदार है। लाइट नहीं है, सरकार जिम्मेदार है। विकास नहीं हो रहा, सरकार जिम्मेदार है। हम लोग अपनी सरकार पर क्या होते हैं, पूर्णतः डिपेंड होते हैं। कई बार हम लोग अपनी सरकार से इतनी ज्यादा उम्मीदें कर लेते हैं कि हम अपने एफर्ट्स छोड़ करके सरकार के एफर्ट्स और सरकार की चीजों को केवल देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं और एकमात्र उनसे उम्मीद लेकर के चलते हैं। अगर कहीं फ्लड आ गया तो भैया सरकार जाए, है ना। उसके बाद में अगर मान लो इनकम सोर्सेज या टैक्स अगर बढ़ गया तो सरकार पर ब्लेम लगाया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से सरकार हमारे अधिकारों, और सारी चीजों पर चर्चा करती है। सूखाग्रस्त घोषित, बाढ़, सब कुछ जितना भी प्रबंधन है, चाहे कोई आपदा आ जाए, चाहे रोजगार हो जाए, चाहे शिक्षा हो जाए, चाहे स्वास्थ्य हो जाए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, क्योंकि हमें हमें कई बार ऐसी व्यवस्थाओं में संलिप्त हम लोग रहते हैं जहां पर हमने सरकार को इसीलिए चुना है कि वो हमारे लिए अच्छे दिन लेकर के आए, लेकिन सरकार कई बार उस पे फेल होती है, सरकार कई बार उसकी आलोचना होती है। तो हमें सरकार को कभी कभी किसी किसी व्यवस्था में बदलने का भी मौका मिलता है, कभी कभी ये बदलने का मौका नहीं मिलता है ना। तो हर प्रकार की चीजों पर हम लोगों को आज की इस क्लास में चर्चा करनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, आखिर न्याय की स्थापना सरकार में कैसी होती है, लोकतंत्र क्या होता है, उसमें किस तरीके की चीजें हैं, राजतंत्र कैसा है, उसमें किस तरीके की चीजें हैं, ये हमें इस क्लास की एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। सरकार क्या है, अगर आपसे पूछा जाए सरकार है क्या, तो एक ऐसा सरकार एक सिस्टम है, किसका, ग्रुप ऑफ पीपल का, लोगों का एक समूह का एक सिस्टम है जो रन करेगा कंट्री को, देश को चलाने का ये काम करेगा, समाज के हित में ये निर्णय लेगा। सरकार कानून बनाने का काम करती है, नीतियों को लागू करने का काम करती है और शांति व्यवस्था भी यहाँ पर ये बनाने के लिए जानी जाती है। नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान करने के लिए ये जानी जाती है। तो बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा फुलफिल करने के लिए भी इसे जाना जाएगा, बेसिक बेसिक चीजों, जरूरतों को यहाँ पर ये मीट करने के लिए भी जाना जाता है। तो एक सिस्टम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल है, ये एक पद्धति, एक सिस्टम, एक प्रणाली के रूप में जानी जाती है जो देश चला जो देश में नीतियां भी बना रहा है, उन्हें लागू भी कर रहा है, इंप्लीमेंट भी कर रहा है, फीडबैक भी ले रहा है, जो एक तरह से अगर मान लो आलोचना है तो
उसे भी वो सहन कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण सरकार के माध्यम से किया जाता है। कई बार ये पेट्रोल से जुड़े हुए चीजें, एनर्जी रिसोर्सेज पर बात कर रही है, नए नए इनिशिएटिव्स चला रही है, न्याय भी कर रही है, बहुत सारे नए नए नियम बना रही है। कई बार ये नियम जो है वो हमारे पक्ष में होते हैं, कई बार हम लोग इन नियमों के खिलाफ हो जाते हैं। पक्ष में है तो स्वागत होता है, अगर खिलाफ होता है तो वहां पर आवाज उठाई जाती है। हम लोगों ने देखा है कई बार ऐसा होता है जब सरकार के खिलाफ पूरी की पूरी जनता हो गई और सरकार ने उन चीजों को वापस ले लिया। कभी कभी ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कुछ उसने किया था, सुप्रीम कोर्ट आया और उसने सरकार को ये वापस लेने या फिर पूरी तरह से प्रतिबंधित करने पर बात कर दी। कई बार ऐसी सरकार की एजेंसीज होती हैं, जैसे अभी हम लोगों ने हाल ही में केजरीवाल के मुद्दे पर देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल, उनकी पूरी जो टीम थी, उनको रिहा कर दिया, पूरी तरह से निर्दोष पाया और सीबीआई को दोषी ठहरा दिया गया। आपने जो जो भी किया है वो उस हद तक नहीं किया जाना था, चाहिए था जैसा आपने किया था। वो विवाद जैसा भी हो, लेकिन एक बार सरकार यहाँ पर पीछे हो गई, सरकार की एजेंसी यहाँ पर पीछे रह गई। यहाँ पर जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट और बाकी सारी चीजों पर आधारित रही और सुप्रीम कोर्ट को इतनी प्रायोरिटी दी गई कि वो यहाँ पर इस तरीके का फैसला सुना पाए, है ना। तो ये ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम लोग लगातार संलिप्त रहते हैं। और राजनीतिक विचारक अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको राजनीति के बारे में भी पता होना चाहिए। अलग अलग देशों में क्या क्या व्यवस्था है, अलग अलग देशों में सरकारें कैसी हैं, अलग अलग देशों में हम लोग कितने कितने स्तरों में सरकार को विभाजित करते हैं। भारत में ये मुख्यतः 3 स्तर देखे जाते हैं, 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ होती है। एक केंद्रीय लेवल पर मोदी जी बैठे हुए हैं, एक राज्य लेवल पर पुष्कर सिंह धामी या योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, राज्य की सरकार जो चला रहे हैं। लोकल लेवल पर अलग अलग जिलों के हिसाब से लोग बैठे हुए हैं। तो जितना ज्यादा ये बाइफरकेशन होता है, उतना ज्यादा आम जो व्यक्ति है उनके बीच में हम लोग पहुंच पाते हैं, सरकार पहुंच पाती है। सरकार की नीतियों को इन फैक्टर्स के माध्यम से या इन डिफरेंशिएशन या इन छोटे 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 जो डिवीजन हैं उनके माध्यम से क्या किया जाएगा, सरकार को यहाँ पर सरकार अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचा पाएगी और लोगों की मांगों को वो ग्रहण कर पाएगी। तो इस वजह से इतने सारे टीयर्स में इनको डिवाइड किया जाता है। आवश्यकता क्यों है भैया? आवश्यकता सबसे ज्यादा तो यही है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। हमारे पास में कम से कम एक ऐसा नियमबद्ध प्रणाली होनी चाहिए जिसके आधार पर हम लोग चले, है ना। ऐसा देखा गया है कि भाई मनुष्य जो है वो स्वार्थी मनुष्य होता है। अब स्वार्थी होगा तो वो हिंसक बर्बर भी हो जाएगा, वो दूसरे की स्वतंत्रता में हनन करने लगेगा। तो कुछ तो नियम होने चाहिए जिसके माध्यम से उसे रोका जा सके। एवरी सोसाइटी सोसाइटी जो है, जितनी भी प्रकार की सोसाइटी, वो रूल्स के माध्यम से ही प्रॉपरली फंक्शन करती है। विदाउट रूल्स मतलब किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हो सकता है। इस वजह से सरकार की आवश्यकता है। प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन है और पब्लिक सर्विसेज लाइक स्कूल्स। अच्छा, जो हिंदी वाले हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, अगली जो स्लाइड है वो हिंदी में ही है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, सेवाएं हो गई, संसाधन हो गए, उचित प्रबंध और वितरण सुनिश्चित करना भी सरकार का काम है। नियमों को बनाना भी सरकार का काम है। यदि नियम नहीं होंगे तो अराजकता आ जाएगी। नियम की वजह से, इसी वजह से हमें आगे बढ़ना सरकार का काम है, ठीक है। तो नीड ऑफ द गवर्नमेंट यही है कि भाई यहाँ पर सरकार जो है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कार्य करके अराजकता को रोकने का भी प्रयास करती है। और सरकार इसकी वजह से मतलब कुछ नियमबद्ध प्रणालियों के माध्यम से लोगों की आकांक्षाओं को भी इस तरीके से सीमित करती है कि ये दूसरे की स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार से अफेक्ट ना करें। फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट की अगर बात करें तो मेकिंग लॉज, है ना, पहला जो मेन फंक्शन इंक्लूड करता है वो नियम को बनाना हो जाएगा। प्रोटेक्ट करेगा बॉर्डर्स को, प्रोवाइड करेगा पब्लिक फैसिलिटीज जैसे कि स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। कंट्रोल करेगा प्राइसेस और इकोनॉमी को, सॉल्व करेगा डिस्प्यूट्स को। तो हिंदी वाले भी यहाँ पर देख लेंगे, कानून बनाने के लिए सरकार का यूज किया जाएगा, सीमाओं की रक्षा करने के लिए सरकार का यूज, सरकार अनिवार्य मानी जाएगी, सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार का यूज किया जाएगा, सरकार को माना जाएगा, अर्थव्यवस्था की कीमत को नियंत्रित करने का भी कार्य ये करेंगे और विवादों का समाधान करना भी ये सुनिश्चित करेंगे। तो ये सब कुछ करते हुए फंक्शंस जो हैं इनके डिफाइन होंगे, सब कुछ करते हुए इनके फंक्शंस डिफाइन होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद
अगर लेवल्स की बात करेंगे, अगर हम लोग लेवल की बात करें तो ये 3 प्रकार के लेवल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक हमारा लोकल लेवल हो जाता है जो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत है। भारत ने इस चीज को इंक्लूड किया था 11वीं और 12वीं अनुसूची में। कब किया था कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर का जो लेवल है वो राज्य स्तर है, जहां पर राज्य सरकार काम करती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार है। अच्छा, नागरिकता एक ही है लेकिन सरकारें जो है वो अलग अलग लेवल पर अलग अलग पाई जाती हैं। राष्ट्रीय स्तर जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जहां पर अभी वर्तमान में एनडीए गवर्नमेंट काम कर रही है। अच्छा, अगर प्रकारों की बात करें तो अलग अलग प्रकार की भी सरकारें होती हैं। जैसे हमारे यहाँ हम लोग देखेंगे, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से सत्ता वहां पर चलाते हैं। जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन, इसको लोकतंत्र कहा जाता है। पहला जो प्रकार है वो लोकतंत्र है, भारत इसी को अप्लाई करता है। दूसरा जो आ जाता है वो मोनार्की आ जाता है, जहां पर किंग हैं, ये देखिए बैठे हुए हैं गुलाब लिए हुए, है ना। तो ये जो किंग हैं और क्वीन है वो यहाँ पर रूल करेंगे, तो उस व्यवस्था को राजतंत्र या मोनार्की कहा जाएगा। और उसके बाद में आ जाएगा निरंकुश राजा, वन पर्सन, और उसके पास में सारी की सारी पावर्स हैं। और भी प्रकार हैं लेकिन एनसीईआरटी में जो मेंशन्ड आपके सामने आए। एक लोकतांत्रिक देश जहां जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी तो वो भारत कहलाता है। भारत में जो व्यवस्था चलती है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप देख रहे हैं, लोग जाएंगे, वोट करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और उसके माध्यम से ये सरकारें चलाएंगे, ये शासन चलाएंगे। जो यहाँ पर रोल रहता है जनता का, वो एक मतलब सरकार को चुनने का रोल तो रहता ही है, लेकिन पूरे के पूरे प्रक्रिया में अभिन्न भागीदारी भी सुनिश्चित करना यहाँ पर सरकार का मतलब लोगों का रोल रहता है। सरकार के किसी भी चीज को अगर मान लो लोग नहीं पसंद कर रहे हैं तो उसके खिलाफ में वो विरोध भी कर सकते हैं। जैसे मताधिकार का जो एक तरह से कॉन्सेप्ट है, उसमें देखिए महिलाओं को क्या इस प्रोसेस में जोड़ा गया। अगर हम लोग रूढ़िवादी विचारधारा की बात करें तो हाँ, महिलाओं को उतने सारे अधिकार नहीं दिए जाते थे, घर से नहीं निकलने दिया जाता था। महिलाओं के पास में जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो पर्सनल आइडेंटिटी भी नहीं हुआ करती थी, वो अपने पति के नाम से जानी जाती थी। तो ये व्यवस्था जो देखने को मिली, ये व्यवस्था भारत ने शुरुआत से ही अपना ली थी। महिलाएं जो है वो वोट के अधिकार के लिए विश्व भर में लगातार संघर्ष करती हुई दिखाई पड़ी हैं, अपने अधिकारों के लिए लगातार प्रयासरत रही हैं। एक अभिन्न हिस्सा है वो हमारे समाज का, लेकिन उसके बाद भी उनको थोड़ा सा बाइकॉट किया जाता था। शुरुआत में अगर आप देखें तो अरस्तू की बात अगर सुन लें तो वहां पर महिलाओं को नागरिक नहीं समझा जा रहा है। इस तरीके की चीजें जो हैं वो अलग अलग विचारकों ने भी इनके बारे में लिखी हैं। मनु की अगर बात करें, वहां पर भी थोड़ा सा रूढ़िवादी विचारधारा देखने को मिलते हैं। महिलाओं को बराबर का अधिकार धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हमारे समाज ने प्रदान किया है। मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी थी और आगे चल करके ये सफ्रेज मूवमेंट के रूप में जाना गया और उसके बाद में इन्हें अधिकार भी मिले। भारत में लोकतंत्र डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो हमारा भारत जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वर्ल्ड का माना जाता है। हमारे यहाँ लोगों को वोटिंग का अधिकार रहता है। ये अपने प्रतिनिधियों को यहाँ पर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में कनेक्ट कर लेते हैं या फिर उन्हें इलेक्ट कर पाते हैं। गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल होती है लोगों के प्रति और सबसे बड़ा लोकतंत्र इसे माना जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसे माना जाता है। लोकतंत्र में नागरिकों को मतदान का अधिकार होता है, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह भी होती है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है और आप भारत के वासी हैं, तो आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम लोगों ने जो वोटिंग का एज दे रखा है, अलग अलग देशों ने अलग अलग प्रकार से दिया है। हमारे यहाँ ये 18 वर्ष है। इसमें किसी भी प्रकार से यहाँ पर कास्ट, रिलीजन या फिर किसी भी प्रकार से अमीरी या गरीबी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हम लोग जिसकी उम्र 18 से ऊपर हो गई है उसको हम लोग वोट का अधिकार देते हैं। अच्छा, वोट क्यों होता है या इलेक्शन क्यों होता है उसकी अगर बात करें तो हमें अपना जो सरकार है, अगर उससे जो उम्मीदें थी उसने पूरा नहीं किया, तो ऐसा थोड़ी है कि वो हमेशा के लिए आ गए हैं और उनको हम लोग शाश्वत मान करके उन्हें हटा ही नहीं सकते। उन्हें हटाया जा सकता है, उन्हें अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर दिया जाता है। यदि सही ढंग से कार्य नहीं करते तो जनता अगले चुनाव में उन्हें बदल भी सकती है। तो इस आधार पर रोल ऑफ इलेक्शन को आप इंपॉर्टेंट तरीके से समझ पाएंगे।
अकाउंटेबिलिटी क्या है, उत्तरदायित्व की अगर बात करें तो यहां पर गवर्नमेंट जो है ना वो आंसरेबल है, किसके प्रति, लोगों के प्रति। सिटीजन जो है वो यहाँ पर जो नागरिक है वो यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय, आरटीआई, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टूल हैं जहां पर सरकार से जवाब तलब किया जा सकता है। उसमें से मीडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था। हालांकि मीडिया अब कम मोडिया के नाम से ज्यादा जाना जाता है ना। तो मीडिया पर भी अभी बात करेंगे, लोकतंत्र में क्या क्या जरूरी है, पहले एक तरफ से देखते चले जाते हैं। देखिए सरकार की आवश्यकता क्या है, तो सरकार जो है वो शांति को, विकास को, न्याय को बनाए रखना है, या फिर प्रतिनिधित्व को, या फिर अधिकारों की रक्षा करना है। किसी भी प्रकार सरकार के बिना समाज जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल सकता, क्योंकि एक प्रोसेस, एक ड्राइविंग फोर्स तो लगता ही लगता है ना। जैसे आप एक परिवार का एग्जाम्पल लें, वहां पर अगर ड्राइविंग फोर्स पिताजी नहीं होते तो वो परिवार क्या उतने बेहतरीन तरीके से चल रहा होता। तो एक ड्राइविंग फोर्स पिताजी होते हैं जो कि पूरे के पूरे परिवार को आधार बनाने का काम करते हैं, उनको ढाल बनाने का, उनको आगे एक राह दिखाने का काम करते हैं। जब जरूरत पड़ेगी आर्थिक मदद कर देंगे, जब जरूरत पड़ेगी मानसिक मदद कर देंगे, जब जरूरत पड़ेगी हर एक प्रकार से वो हमारे लिए ढाल का काम करते हैं। तो उसी प्रकार से एक देश के लिए सरकार भी काम करती है, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए चैप्टर को अगर हम लोग समराइज करने की बात करें तो सरकार जो है वो समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जाना जाती है, आवश्यक है। भारत में लोकतंत्र है जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को खुद से चुनती है, अगर उन्हें पसंद नहीं आया उनका काम तो उन्हें वो बदल भी सकती है इलेक्शंस के माध्यम से। हमारे यहाँ रेगुलर तरीके से 5 सालों में इलेक्शन होते हैं, जब भी सरकार अपनी बहुमत को खो देती है उसे हटा करके एक नया विकल्प लाया जा सकता है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़े तो इसमें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर लगभग हमारा 2 शुरू हो चुका है यहाँ से। लोकतांत्रिक जो सरकार है उसके बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। आप देखते हैं कुछ भी हो जाएगा, सरकार जो है वो वहां पर एक एक्टिव रोल ज्यादातर केसेस में निभाती है, क्योंकि उसे जवाबदेह बनना है, उसे विपक्ष के सवालों से बचना है। वो हर जगह पर अपनी प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश करेगी, चाहे वो विपक्ष की वजह से हो, या फिर जनता की वजह से हो, या फिर मीडिया की वजह से हो। सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में वहां पर राहत कार्य प्रदान किया जा रहा है, दोनों ही पिक्स में ये आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे। तो ये सरकार के माध्यम। अच्छा, डेमोक्रेसी का अगर मतलब देखेंगे तो एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये जहां पर लोग जो हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने प्रतिनिधियों को, अपने प्रतिनिधियों का यहां पर चुनाव होगा, सरकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, सरकार यहां पर जनता को अधिकार देगी, सरकार यहां पर जनता को सुरक्षा देगी, सरकार यहां पर जनता को रोजगार भी देगी, सरकार शिक्षा भी देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देगी। इच्छा के अनुसार सरकार काम करेगी, किसकी, जनता की इच्छा के अनुसार। अगर सरकार काम कर रही है इसका मतलब वहां पर जो सिस्टम चल रहा है वो एक लोकतांत्रिक सिस्टम चल रहा है, ठीक है। मीनिंग जो है डेमोक्रेसी की वो इसी आधार पर चलेगी। अगर पीपल्स पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंस अगर इसकी देखें, पीपल्स पार्टिसिपेशन की, लोकतंत्र में लोग सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वे मतदान करते हैं, समस्या को उठाते हैं, प्रदर्शन करते हैं और मीडिया के माध्यम से अपनी राय को भी व्यक्त करते हैं। इस वजह से सहभागिता जरूरी है, क्योंकि भाई अगर कोई हमारे ऊपर कुछ कर रहा है या हमारे ऊपर कोई शासन कर रहा है तो उसे पता तो चलना चाहिए कि वो शासन कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है ना। तो उसको बताने के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग यहाँ पर पूरी तरह से सहभागी बने। पीपल्स पार्टिसिपेशन क्या रोल है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। तो ये प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष जैसे भी प्रकार की जो व्यवस्था वहां पर चल रही है, कम से कम यहां पर लोग जब इसमें भाग ले रहे हैं तो लोगों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है, जिन्होंने उन्हें चुन करके वहां भेजा है उनके प्रति उन्हें वफादार भी रहना पड़ेगा। मीडिया के माध्यम से अपनी राय को ये व्यक्त करेंगे, या फिर अब तो बहुत सारा एक बहुत बड़ा सा एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म यूट्यूब मिल गया है, जो जो भी चाहेगा वो सरकार के बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू या सरकार के करे हुए कार्यों पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दे सकता है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट रिमेन अकाउंटेबल एंड वर्क्स फॉर द पब्लिक वेलफेयर। यहाँ पर जनता के प्रति ये जवाबदेह रहे सरकार, जन भागीदारी का यही मतलब है, और जनहित में सरकार काम करे इस चीज को भी सुनिश्चित करना यहाँ पर किया जाता है।
अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि यार बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, है ना? मतभेद होते हैं, चाहे वो जातिगत आधार पर हो, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे वो क्षेत्र के आधार पर हो। तो सरकार की यहाँ पर ज़िम्मेदारी है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करें। नीड क्या है उनको खत्म करने की? क्योंकि यही कॉन्फ्लिक्ट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे चल कर के बहुत बड़ा भी विकृत रूप भी ले सकते हैं। लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व है कि इन मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए, समेटा जाए। कई बार सरकार यहाँ पर अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए या फिर अपनी मतलब वोट बैंक की राजनीति के तहत में ऐसा करने से बचती भी है। लेकिन जो जिम्मेदारी है वो उस पर अगर हम लोग बात करें तो हाँ, यहाँ पर जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार को यहाँ पर किसी भी हाल में ऐसा नहीं करना है कि इन मुद्दों पर इग्नोर करते हुए ये चलेगा, है ना? सरकार जो है वो यहाँ पर इग्नोर किसी भी हाल में नहीं करेगी। केस स्टडी अगर देखेंगे, केरल फ्लड, अगर इसमें अध्याय में केरल में आई बाढ़ का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, जहां पर सरकार नागरिकों ने मिल करके राहत का कार्य किया था। राहत शिविर लगाए जाएंगे, बचाव अभियान होगा, आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान करी जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो सरकार चलती है, भारत में जो सरकार चलती है, वो सहभागिता पर आधारित सरकार चलती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि केवल सरकार ही सब कुछ कर रही है। नागरिक और सरकार मिल करके पूरी तरह से चीजों को क्रियान्वित करने का काम करते हैं, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता भी मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने वोट किया, हम लोगों ने सरकार को चुना। सरकार की हमारे प्रति बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी भी सरकार के प्रति बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। एक सहभागिता का अगर माहौल रहेगा तो चीजें बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी, लेकिन अगर सहभागिता ही नहीं रहेगी तो बदतर से बदतर चीजें होती जाएंगी। इस वजह से हमें यह ध्यान में रखना रहेगा कि भाई सरकार जो है वो एक बहुत अभिन्न भाग है, लेकिन सहभागिता भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से आपको सब कुछ एकदम ध्यान से समझते हुए सहयोग के साथ में करना होता है। अच्छा, प्रशासन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, मान लीजिए सरकार जो है वो नीतियों को बनाने का काम कर रही है, लागू भी कर रही है, लेकिन वो नीतियाँ अगर मान लो कोई लागू करने के बाद जो नियम और कानून जो बने हैं, जो रूल्स बने हैं, उनको लागू करने के बाद भी कोई अगर नहीं मान रहा है, आपदा या संघर्ष का समय हो गया, कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बात, मतलब अगर मान लो कानून को कोई लगातार तोड़ रहा है तो उनको भी तोड़ने वाला कोई रहना चाहिए। वहां पर आती है एंट्री सिंघम की, है ना? बाजीराव सिंघम, बिल्कुल, अब ये आएगा और सब कुछ खत्म कर देगा। तो यहां पर एंट्री होती है पुलिस की। किसी भी प्रकार की कोई सहायता, वहां पर पुलिस अवेलेबल है, एक ऐसा भरोसा वहां पर अवेलेबल है जो कि आपको काफी हद तक चीजें बेहतर बना करके देता है। एक बेहतर विकल्प और एक सुरक्षा का भाव कम से कम आपके मन में रहता है कि यार कुछ भी हुआ तो पुलिस तो है ही मदद करने के लिए। हाँ, ठीक बात है कि यार अब विश्वसनीयता थोड़ी सी कम है, इमेज थोड़ी सी खराब है, सहभागिता जो पावर इनको मिलती है उसका वो रियल यूज नहीं करते हैं, कभी कभी वो शोषण की तरह से यूज करते हैं। एक्सेप्शन देखिए हर एक व्यवस्था में देखने को मिलता है, लेकिन एक जो आधार है, एक आदर्श, अगर हम लोग पुलिस की बात करें ना, तो वहां पर ये एक अच्छी पद्धति, एक अच्छी प्रक्रिया, एक अच्छे भरोसे के रूप में पुलिस को हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये व्यवस्था, इसके बारे में आपके जो भी विचार हैं आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद में मीडिया आएगा। भाई मीडिया, अरे ये मीडिया के बारे में बड़ाई तो हम लोग ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस लायक के ये बचे ही नहीं है। भारत की मीडिया जैसा करें, मजबूत स्तंभ के रूप में ये जाना जाता था, पिलर था ये सरकार का, क्या था ये, पिलर के रूप में जाना जाता था। ये नागरिकों को सरकार की सरकारी निर्णयों की जानकारी देता था, समस्याओं को उजागर करता था, जागरूकता फैलाने का काम करता था, है ना? और मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था आज से कुछ समय पहले। लेकिन वही है ना कि यार अच्छा काम जो आप करते हैं उसके लिए जो प्रशंसा आपकी होनी चाहिए वो तब तक नहीं हो पाती जब तक आप गलत ना करने लगे। तो इसी वजह से एंट्री होती है, अरे ये कहां से आ गए? तो ये सफेद बाल वाले जो चाचा खड़े हैं यहाँ पर सरकार की तीमारदारी में लगे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप यहाँ पर देख पाते हैं। सरकार जो है वो पहले क्या करती थी? पहले यहाँ पर सरकार क्या करती थी कि सरकार अपनी योजनाओं के लिए होर्डिंग्स लगाती थी, सरकार प्रचार करती थी, रैलियां करती थी, मीडिया से कन्वर्सेशन करके बताती थी कि ये हम कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार को ये ऐसा कुछ करने का नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार का गुणगान गाने के लिए बहुत सारे लोग हमारे पास में अवेलेबल रहते हैं, है ना? जिन्हें हम लोग गोदी भी कहते हैं, हम लोग इन्हें मीडिया की जगह मोदिया भी कहते हैं, इन्हें हम लोग सरकार के थोड़ा सा पिछलग्गू भी कहते
कहते हैं सरकार के भक्त भी मानते हैं या फिर बिके हुए भी मानते हैं। इतनी सारी विशेषताएं क्यों हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ये नहीं ला पाते हैं, सरकार के कामों की आलोचना तो इनसे होती ही नहीं है। आखिर ये करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, है ना? तो वही बात आ जाती। तो मीडिया जो है वो एक अच्छा आधार होना चाहिए था, लेकिन नहीं बन पाया। सिस्टम में जो चीजें होती हैं वो सिस्टम उसको हैंडल करना सीख लेता है, लूप होल्स निकालेगा, उसके माध्यम से चीजें बेहतर से बदतर की तरफ बढ़ती जाएंगी, है ना? अच्छा, लेकिन इसका एक काउंटर पार्ट डेवलप हुआ, क्या? वो सोशल मीडिया है। मीडिया जो हमारी प्रिंट मीडिया या फिर न्यूज मीडिया हुआ करती थी या फिर जो प्रेस मीडिया हुआ करती थी, उसका एक काउंटर पार्ट अब डेवलप हुआ समय की जरूरत के हिसाब से, क्योंकि सरकार की खुशामद देखने वाले बहुत सारे लोग नहीं है, जो प्रैक्टिकल हैं, जो चीजों को समझ रहे हैं, उन्हें पता है कि सरकार इतना भी अच्छा नहीं कर रही जितना ये लोग बता रहे हैं। ठीक है? एक बयान आ जाता है किसी नेता का, और अगर मान लो वहां पर पाकिस्तान को टारगेट कर दिया गया, तो मीडिया वाले आधे से ज्यादा पाकिस्तान उड़ा देते हैं। कुछ लोगों ने तो इस्लामाबाद में बम भी गिरवा दिए थे, इस्लामाबाद पर कब्जा भी करवा दिया था ना। याद है ना आपको? वो बड़े वाले जो टीवी शोज होते हैं, प्राइम टाइम की न्यूज थी, इस्लामाबाद पर भारत पहुंच चुका है, कराची पोर्ट पर कब्जा हो चुका है। याद होगा आपको, सर्जिकल अभी बहुत लंबी बात नहीं है ना? अभी हाल ही के समय जब हमारी जो सीज फायर है वो ट्रंप ने कर दी थी ना, तब हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इस्लामाबाद तक पहुंच चुके थे मीडिया के हिसाब से। ठीक है? तो थोड़ा सा विश्वसनीयता खत्म हो गई है इन मीडियाओं की, है ना? मीडिया के या फिर जो भी एक तरह से जितने भी लोग हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया का काउंटर पार्ट आया, इसने लोगों को जागरूक करने का काम किया, तो इस वजह से इनका रोल भी बहुत ज्यादा नहीं रह गया है। मेजर हाँ सेगमेंट ऐसा है जो कि टीवी देख करके न्यूज सुनने पर भरोसा करता है, लेकिन एक नया वर्ग भी डेवलप हो रहा है जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को मुखरता से रखता भी है ना? चाहे वो मोहम्मद दीपक की बात हो जाए, आपने देखा होगा वो प्रकरण, या फिर एक किसी भी प्रकार का कोई भी अगर मुद्दा जहां पर सोशल मीडिया ने एक प्रभावी निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया है सरकार को, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिले हैं। ठीक है? उसके बाद में आता है इक्वालिटी और जस्टिस। समानता लोकतंत्र का प्रमुख तत्व है। अगर हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं तो जनता के लिए बराबर रूप से काम करें। ऐसा थोड़ी कि थोड़ा सा काम इनके लिए ज्यादा कर दें, उनके लिए कम कर दें, ऐसा नहीं करना। समानता हमें स्थापित करनी है, कानून के सामने सभी बराबर समझे जाएं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मंत्री जाकर के किसी का मर्डर कर दे तो उसे छोड़ दिया जाए, या फिर मंत्री किसी का जाकर के रेप कर दे तो वो सरकार में शामिल हो जाए, तो उसका रेप भी खत्म हो जाए, वो चार्जेस भी खत्म हो जाए, और आम आदमी अगर मान लो ऐसा कोई कार्य कर रहा है तो उसको सजा मिले। ऐसा कुछ भी नहीं। कानून जो है वो सबके सामने बराबर होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो सरकार की एजेंसीज हैं वही जा करके सरकार के खिलाफ होने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने पर लगातार काम करने लगे, है ना? सरकार की जो ये एजेंसीज हैं या फिर सरकार की जो न्याय देने की प्रक्रिया है वो पूरी तरह समानता पर आधारित होनी चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्याय, हर एक व्यक्ति को न्याय मिल पाए। अगर न्याय मिल पाएगा तो न्यायपूर्ण समाज आ जाएगा, और लोकतंत्र की आत्मा ही न्यायपूर्ण समाज रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर न्याय को समझा। अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व, तो यहाँ पर देखिए जवाबदेही क्या है? जवाबदेही का मतलब क्या है? आपने कोई काम किया, आपको उसका अगर डर है कि यार मम्मी आएंगी तो मारेंगी, पापा आएंगे तो डांटेंगे, है ना? अगर ऐसा कोई डर आपको है तो आप वो काम नहीं करोगे। तो अगर सरकार भी उसी जगह पर, आप सरकार को रखिए, सरकार अगर कुछ गलत करेगी तो लोग आलोचना करेंगे, तो सरकार तो बचेगी ना कि ये कुछ गलत ना करें। जब तक इनके ऊपर लगाम या इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं है, तब तक तो ये लगातार कोशिश यही करेंगे कि हम लोगों के लिए अच्छा अच्छा ही करते रहें, लोग हमारे ऊपर भरोसा दिखाते रहे, हमें जिताते रहे, है ना? तो एक म्यूचुअल हित वहां पर होता है। आप हमारे लिए काम करिए, हम आपको जिता करके ताज पर बैठा देंगे। हमें तो ये चाहिए ना कि आप हमारे लिए काम करिए, चाहे जो गद्दी पर बैठे। हमें तो अपने से मतलब है ना कि यार जो भी सरकार आएगी वो हमारे लिए बेहतर कुछ करके देगी, है ना? तो अकाउंटेबिलिटी एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि लोकतांत्रिक सरकार में ही देखने को मिलता है। नागरिक उसकी आलोचना भी कर सके, ऐसा नहीं कि आलोचना और धरना प्रदर्शन करने पर लाठीचार्ज कर दी जाए। वहां पर लोकतंत्र फिर खत्म हो जाएगा, झूठ हो जाएगा, दिखावा मात्र हो जाएगा, है ना? अगले चुनाव में उसे बदलने, सरकार को बदलने के लिए भी तैयार हुआ जा सके। सरकार को बदल ही ना पा रहे हैं तो फिर लोकतंत्र का मतलब नहीं है। तो यहां पर अकाउंटेबिलिटी भी सुनिश्चित है, ताकि सरकार को भी डर रहेगा कि भाई अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें हटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है? उसके बाद में आता है फीचर्स, लोकतंत्र के जो बहुत अच्छे
विशेषताएं हैं उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहली हो जाती है जन भागीदारी, पार्टिसिपेशन, ठीक है। जन भागीदारी में हम लोगों ने बात की कि भाई हम लोग चुनाव में भी भाग करेंगे, हम लोग यहाँ पर सरकार पर दबाव भी लाने का काम करेंगे, हम लोग अगर सरकार शिक्षा नहीं दे रही है तो हम लोग उस पर दबाव बनाने का काम करेंगे, हम लोग, हमारे लिए ये सरकार आई है तो हमारे लिए जो भी अच्छा है उसको करने पर हम फोर्स भी करेंगे और करवा भी लेंगे, ये यहाँ पर सुनिश्चित किया जाता है। अधिकारों की रक्षा भी करी जाएगी, निष्पक्ष कानून भी बनाने पर कोशिश की जाएगी, स्वतंत्र मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया की बात है, शांतिपूर्ण समाधान की बात भी फीचर्स में इसमें इंक्लूड होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्लाइड जो कि आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, ये कंप्लीट पीडीएफ कहाँ मिलेगा? अगर आप हमारे पीजीटी फुल कोर्स में भी नहीं है, अगर आप हमारे प्रैक्टिस बैच में भी नहीं है, अगर उसके बाद भी आपको इन पीडीएफ्स को चाहिए तो आपके लिए हम एक सेपरेट बैच भी बना देते हैं, एनसीईआरटी स्पेशल, जहां पर एनसीईआरटी की कंप्लीट पीडीएफ आपके साथ में शेयर कर देंगे, सिविक्स पॉलिटी वाली, ठीक है। इसके बाद में हम लोग वहां पर ये भी शेयर कर देंगे, ये जितनी भी है हम थोड़ा सा उनकी समराइज्ड ये पीडीएफ बना रहे हैं, ये भी हम वहां पर शेयर कर देंगे। एक अलग से हम बैच कोर्स बना करके अभी आपके साथ में शेयर कर देते हैं। अगर आप किसी भी बैच में नहीं है तब भी आप इन पीडीएफ को बिल्कुल कम नॉमिनल रेट पर वहां पर प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। चैप्टर को अगर ध्यान से समझेंगे तो लोकतांत्रिक सरकार जनता की भागीदारी से कार्य करती है, समानता और न्याय सुनिश्चित करने का काम करती है, मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का काम करती है और जनता के प्रति ये जवाबदेह भी रहती है। तो लोकतांत्रिक सरकार के पास में बहुत सारी जिम्मेदारी है, जनता को भी खुश करना है, लोगों को भी खुश करना है, प्रशासन को सख्त भी बनाना है, प्रशासन को ऐसा बनाना है कि लोगों के हिसाब से वो चले, और लोगों के हिसाब से चलते हुए भी उसे एक पूरी व्यवस्था भी बना करके मेंटेन करनी है। ये एक लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र इस तरीके से काम करता है। सरकार को हम लोगों ने कंप्लीटली यूनिट नंबर 3 के माध्यम से यहां पर समझने का प्रयास किया, ठीक है। उम्मीद है पूरा का पूरा डिस्कशन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्लास है वो यहाँ पर होने वाला है स्थानीय सरकार और प्रशासन, यूनिट नंबर ये हमारी 3 होगी। इस यूनिट में हम लोग स्थानीय सरकार को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पढ़ेंगे और डिटेल में जैसे आज डिस्कस किया है वैसे ही करेंगे, है ना। तो दूसरी हमारी ये क्लास, उम्मीद है आपको ये भी बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिटेल्ड थ्योरी। डिटेल्ड थ्योरी के लिए 709 रुपए, कंप्लीट जो एमसीक्यू वाली क्लासेस हैं उनके लिए 374 रुपए, अगर 379 रुपए, अगर आप बीपीएससी में आना चाहते हैं, बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो 944 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स वहां पर मिल जाएगा। आज की इस क्लास का यहीं पर व्यवस्था समाप्त होती है, यहीं पर सारा डिस्कशन समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। कहीं पर कोई भी डाउट होगा तो व्हाट्सएप नंबर मेरा आपके पास में है। अगर आप किसी बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करेंगे, हम आपको उसके बारे में गाइडेंस भी प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरह से बस सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो आप हमारे साथ में जरूर कनेक्ट करिएगा। अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, लेकिन ये प्रोसेस डेली चलता रहेगा। यूनिट नंबर 3 हम लोग आगे करने वाले हैं, स्थानीय सरकार को कवर करेंगे। तब तक आप कमेंट सेक्शन में, जब आपकी ये स्ट्रीम खत्म होगी तब आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी, आपके फीडबैक। ये पूरी की पूरी सीरीज में एक जान डालने का काम करते हैं। पिछली वाली वीडियो में आपने बहुत सारा सपोर्ट किया था, उम्मीद है ऐसा ही सपोर्ट इस वाले वीडियो में भी मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।